नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसा क्रैश कोर्स जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए, आरओ एग्जाम के लिए, एआरओ एग्जाम के लिए, जो कि आपका अक्टूबर और नवंबर दिसंबर तक होने वाला है। इन सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें से ऐसे प्रश्न हमने रखा है कि जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आज शुरुआत करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध संगीति का जो आयोजन स्थल है उसका सही कालानुक्रम हमको बताना है कि मतलब कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे और उसके शासक कौन थे। तो इसको हम देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, स्थान था राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके इस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु जो है इस समय शासक थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और इसके इस समय जो अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगीति के वो थे साबक मीर जो थे वो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति के जो शासक थे वो थे कालाशोक जो थे वो द्वितीय बौद्ध संगीति के शासक थे, ठीक है। तो अगला है तृतीय बौद्ध संगीति। थर्ड बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे। कौन थे। मोगलीपुत्र तिस्स थे अध्यक्ष इसके। मोगलीपुत्र तिस्स जो ये तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे। और इसके जो शासक थे वो थे अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के जो शासक थे उस समय वो थे महान अशोक, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसके ये कहाँ हुई थी, ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पर है, कुंडलवन जेके में है यानी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कुंडलवन में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो इस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो शासक थे कनिष्क थे। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न, जो कि ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें चारों बौद्ध संगीति में से किसी एक को किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है अशोक के द्विभाषी अभिलेख कौन है। अशोक का जो द्विभाषी अभिलेख है, अशोक का किसी एक द्विभाषी अभिलेख का नाम बताओ। द्विभाषी अभिलेख अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन है। जैसे बहुत सारे अशोक के अभिलेख हैं, जैसे गुर्जरा है, मास्की है, शाहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, तक्षशिला है, लघमान है, लेकिन इसमें समय सर ए कुना है। लेकिन इन सभी में द्विभाषी अभिलेख कौन है। तो जो सर ए कुना अभिलेख है, सर ए कुना जो अभिलेख है जो कि कांधार में स्थित है, ये अशोक का द्विभाषी अभिलेख है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में लाख बक्स किसको कहा जाता था। लाख बक्स किसको कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में लाख बक्स किसको कहा जाता था। तो लाख बक्स कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स के नाम से जाना जाता था। और ये जो थे क्यों इनको लाख बक्स कहा जाता था कि ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करते थे। क्यों इनको लाख बक्स कहा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करते थे, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही एक अफ्रीकी यात्री था जिसका नाम इब्न बतूता था वो भारत आया, ठीक है। और ये है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनको लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इनका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इन्हीं के शासनकाल में नहीं समझ में आएगा। पराजित किया था, हूणों को पराजित किया था। कौन ऐसा गुप्त शासक था जिसने हूणों को पराजित किया था। उस शासक का नाम है स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हूणों को भी पराजित कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है, और उसके लेखक बताना है, ठीक है। जैसे मेघदूत पुस्तक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से किसी न किसी एक पुस्तक का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मेघदूत के लेखक हैं कौन है, कालिदास। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है, कालिदास। दूसरी पुस्तक है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, ठीक है। अगली पुस्तक है हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक हैं वाण भट्ट जो हैं वो हर्षचरित के लेखक हैं। अगली पुस्तक है मृच्छकटिकम, इसके लेखक कौन है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक
शूद्रक जो हैं वो मृक्ष कटिकन के लेखन है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इनकी एक बेटी थी, अपनी बेटी का विवाह किस शासक से किया था? तो किया था किससे? रुद्रसेन द्वितीय से। रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं या महत्वपूर्ण विहार हैं, वो किस देश में स्थित है उसको बताना है। जैसे कि ओंकारवाट मंदिर, ओंकारवाट मंदिर कहाँ पर है? ओंकारवाट मंदिर कहाँ पर है, किस देश में है? ठीक है, और जैसे माइसन टेम्पल कहाँ पर है? माइसन मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, और उसके बाद है बोरोबुदूर बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदूर ये एक बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदूर एक बौद्ध मंदिर है, ये कहाँ पर है? आनंद मंदिर कहाँ पर है? आनंद मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, तो इधर जो है मंदिर हैं और इधर बताना है ये किस देश में है। ठीक है, ये मंदिर किस देश में है? तो ओंकारवाट मंदिर वियतनाम में है। सॉरी, ओंकारवाट मंदिर कंबोडिया में है। ओंकारवाट मंदिर कंबोडिया में है। ओंकारवाट मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है, माइसन टेम्पल जो है वो वियतनाम में है। माइसन टेम्पल है। ठीक है, अगला है बोरोबुदूर मंदिर जो है ये इंडोनेशिया में एक जावा द्वीप है, उस पर जो है बोरोबुदूर मंदिर स्थित है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। ठीक है, अगला मंदिर है आनंद मंदिर। आनंद मंदिर जो है वो म्यांमार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था? हुशंग शाह ने किसका निर्माण कराया था? एक मांडू का किला था, उसका निर्माण जो है हुशंग शाह ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? मतलब भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? तो उस मकबरे का नाम बताना है। तो वो मकबरा था हुमायूं का मकबरा। भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे से हुआ था? तो वो था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया गया था? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया जाता था? वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था उसका? फिरोज शाह तुगलक का जब शासन था तो उसके शासन के समय में ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया जाता था, ब्राह्मणों से भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल काल में एक ऐसा भी काल था जिसको
पेटीकोट की सरकार यानी पर्दा सरकार कहा जाता था। पेटीकोट की सरकार यानी कि पर्दा सरकार कहा जाता था। पर्दा सरकार कहा जाता था। ऐसा मुगल काल में ऐसा कौन सा काल था? तो 1560 से 1562 के काल को 1560 से 1562 के काल को पेटीकोट की सरकार या पर्दा सरकार कहा जाता था। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि उस समय औरंगजेब बहुत छोटा था और औरंगजेब नहीं, उस समय अकबर जो थे बहुत छोटे थे और बैरम खान के संरक्षण में ही पूरा मुगल शासन चल रहा था, इसीलिए। और इसके अलावा अकबर की जो दाई माँ थी माहम अनगा उनका नाम था और पर्दे के पीछे से वो पूरा शासन की बागडोर संभाल रही थी। इसीलिए अकबर के शासनकाल को, जो कि 1560 से 1562 में, जब अकबर बहुत छोटे थे, इसीलिए इस शासनकाल को पेटीकोट की सरकार यानी पर्दा सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? बंगाल विभाजन रद्द करने रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? तो उनका नाम था अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी जो थी, अरुणडेल कमेटी, वो एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अरुणडेल कमेटी, उस कमेटी का नाम था। अरुणडेल कमेटी ने सिफारिश किया था, अरुणडेल कमेटी ने सिफारिश किया था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए तथा राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जो कि 1911 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गजनी का एक ऐसा शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो उस शासक का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी उस शासक का नाम था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, इसको किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, इसको किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसको लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया था। अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और जो सर थॉमस रो थे, तो वो इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के राजदूत बन के आए थे। ठीक है, और वो कब आए थे? 1616 ईस्वी में आए थे। 1616 ईस्वी में आए थे। 1616 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा वायसराय बंग भंग से संबंधित था? बंग भंग एक आंदोलन था। बंग भंग, कौन सा वायसराय जो था वो बंग भंग आंदोलन से संबंधित था? तो उस वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे वो बंग भंग से संबंधित हैं, बंग भंग से संबंधित थे। ये बंग भंग क्या था? वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने सांप्रदायिकता के बीज बोने के लिए बंग भंग आंदोलन जो है का प्रस्ताव रखा 1905 में और बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी कि बंगाल का विभाजन कर दिया था इन्होंने 1905 में। ठीक है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। और इस दिन बंगाल में क्या हुआ था? जैसे ही इन्होंने 19 जुलाई 1905 को बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन किया, वैसे ही उसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया और राखी बंधन दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया गया था। कौन सा दिन था वो? 19 जुलाई
19 जुलाई को शोक दिवस और राखी बंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया था उस समय। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को कुछ समय के बाद रद्द कर दिया गया, ठीक है, और ऐसा शायद 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया तथा 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था पामर्स्टन। पामर्स्टन। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था, ठीक है। और गवर्नर जनरल कौन था? पूछा जाए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो पामर्स्टन था, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो उस समय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सहायक संधि प्रणाली एक लागू की गई थी। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली। और कब लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी, ठीक है। इसमें इनका क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा इस सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कि देशी राज्य को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना था और उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी इस प्रणाली के अंतर्गत, और बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देगा, ठीक है। ये सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली ने योजना बनाई, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 वाला अधिवेशन था क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके महत्वपूर्ण का सबसे मेन कारण ये है इस 1919 में ये हुआ था कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब की थी? 1929 के अधिवेशन में, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा क्या हुआ था इस अधिवेशन के अंतर्गत? और इस अधिवेशन में एक ये भी घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी इसी अधिवेशन में, ठीक है, इसी अधिवेशन में। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला था? एक हड़प्पाकालीन स्थल है, उस पर से सूचना पट का साक्ष्य मिला है। उस स्थल का नाम है धौलावीरा। कौन सा नाम है? धौलावीरा। सूचना पट का जो साक्ष्य है वो धौलावीरा से मिला। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था इल्तुतमिश के शासनकाल में, उसको कहते थे टंका जो है वह इल्तुतमिश ने इसका प्रयोग किया था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में बहुत सुधार किया था। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा यही शुरू कराया था। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से विभूषित किया गया था? ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जिसके उपलक्ष्य में सरदार पटेल को सरदार की पदवी से सुशोभित किया गया था? सरदार पटेल को सरदार की पदवी किस सत्याग्रह के अंतर्गत मिली थी? तो उस सत्याग्रह का नाम था बारदोली सत्याग्रह। सत्याग्रह का नाम था बारदोली सत्याग्रह।
उस सत्याग्रह का नाम था बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये गुजरात के सूरत जिले में हुआ था। गुजरात के सूरत जिले में हुआ था। वहाँ लगान ना देने के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह जब सफल हो गया तो वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में? तो उसका नाम था औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का जो नाटक है नील दर्पण में निम्न में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन है? जैसे नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र का नाटक है, इसमें किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है? किसके ऊपर? तो किया गया है इसमें नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर। किसके? नील की खेती करने वालों के ऊपर जो है अंग्रेजों द्वारा किया गया अत्याचार जो है इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा दर्जा दिया गया? किस भाषा को? तो उस भाषा का नाम है फारसी भाषा को सल्तनत काल में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि विदेशी मुस्लिम आक्रांता की जो साहित्य भाषा थी वो फारसी ही थी। जैसे जैसे दिल्ली पर विदेशी शासकों का शासन स्थापित हुआ, वैसे वैसे फारसी भाषा का विकास होता गया। इसलिए सल्तनत काल में जो है फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष किसके विरुद्ध किया था? शिवाजी का जो प्रारंभिक संघर्ष था वो बीजापुर के विरुद्ध हुआ था। बीजापुर के विरुद्ध जो था शिवाजी का प्रारंभिक संघर्ष था। शिवाजी का प्रारंभिक संघर्ष जो था वो बीजापुर के विरुद्ध था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना? अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो उस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। इसे जेम्स फोर्ड सुधार भी कहा गया। इसको जेम्स फोर्ड सुधार भी कहा गया। और इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। क्या हुआ था इसमें? ये जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, इसके अंतर्गत जो प्रांतीय विषय थे उसको दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 था आरक्षित विषय, पहला था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय।
ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया है, इसे ही द्वैत शासन कहा गया। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का यह कथन है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। सम्राट अशोक का कथन है, सम्राट अशोक का कथन है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। सभी मनुष्य मेरी संतान है। सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये बताना है कि ये किस अभिलेख में ऐसा लिखा गया है। किस अभिलेख में ऐसा लिखा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो लिखा गया है प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रथम पृथक शिलालेख में ऐसा लिखा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऐसा लिखा गया है। ऐसा सम्राट अशोक का कथन है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? गांधी जी को किसने प्रेरित किया था कि चंपारण आइए? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। क्या हुआ था कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन हुआ और उसी में गांधी जी उपस्थित थे। वहाँ पर राजकुमार शुक्ल गए और उनको वहीं पर उनको आमंत्रित करने के लिए न्योता दिया। ठीक है, और फिर 1917 में आकर 1917 में गांधी जी चंपारण आए और वहाँ पर चंपारण आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह किया। ठीक है, ये गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किस इमारत में हुआ? एक पित्रा ड्यूरा शैली है। पित्रा ड्यूरा शैली, सर्वप्रथम पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग, सर्वप्रथम पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किस इमारत में किया गया है? तो इमारत का नाम है इत्मादुद्दौला का मकबरा। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है, इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है, इसमें सर्वप्रथम पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन ने अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हुई है? अरोड़ा आसफ अली जो है वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो जुड़ी हुई हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजों के दमन के बाद, जब अंग्रेजों ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो अंग्रेजों के दमन के बाद भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली आदि ने ही किया था। ठीक है, इसलिए अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? मतलब इसमें कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें बताया जाएगा कौन इसमें से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो इसमें अरोड़ा आसफ अली तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। महात्मा गांधी भी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसमें ऑप्शन रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था? क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल प्रांतों को चुनाव करना था कि वो भारत में शामिल होंगे या नवगठित पाकिस्तान में। मतलब कि ऐसा कौन सा दल था जिसने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो 3 जुलाई 1947 को काला दिवस के रूप में किसने मनाया था? काला दिवस के रूप में मनाया था किसने? हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा ने मनाया था 3 जुलाई 1947 को काला दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी
हेनरी विवियन डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक है हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, इन्होंने 1809 से 1831 तक यंग बंगाल आंदोलन चलाया। इन्होंने बंगाल के नव युवकों को आधुनिक तर्क बुद्धिवाद, समानता और स्वतंत्रता जैसी बातों के बारे में जानकारी दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका नाम है हंटर कमीशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर पूछे कि पुरुष सूक्त किस वेद से लिया गया है या किस धर्म ग्रंथ से लिया गया है, तो वो ऋग्वेद से लिया गया था। पुरुष सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही है। इसमें विराट पुरुष के मुख से, इसमें क्या बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें पहली बात तो हुआ कब था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो ये मराठा जो सम्राट थे सदाशिव भाऊ और अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली। सदाशिव का एंटी था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब इसमें बताना यह है कि मराठों की ओर से एक मुसलमान लड़ा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम खान गारदी उसका नाम था, जो मराठों की ओर से लड़ा था। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है, और इसमें फिर से क्या हुआ कि इसमें कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, उसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को उसमें पेश किया गया था, जिसको पहले कांग्रेस की समिति, कांग्रेस कमेटी उसको नहीं मान रही थी। लेकिन 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ तो उसके अंतर्गत कांग्रेस ने ये पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। और इस आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी इस अधिवेशन की, वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत किस अधिवेशन में दिया, या 2 नेशन थ्योरी किस अधिवेशन में दिया? तो अधिवेशन था 1940 का अधिवेशन था, मुस्लिम लीग का अधिवेशन था और लाहौर में हुआ था। 1940 का अधिवेशन था और लाहौर में हुआ था। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मान्यता दी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
इसमें था कुछ प्रस्ताव हैं और उनको लागू कौन किया था, ठीक है, वो उसको बताना है। जैसे अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव को कौन लागू किया था? मॉन्टेग्यू ने लागू किया था, मॉन्टेग्यू ने अगस्त प्रस्ताव को लागू किया था और वो भी 1917 में ये लागू हुआ था। सॉरी, ये प्रस्ताव नहीं है, ये अगस्त घोषणा है, अगस्त घोषणा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगस्त घोषणा है, अगस्त घोषणा को 1917 में मॉन्टेग्यू ने लागू किया था। और दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, इसी में अगस्त प्रस्ताव भी है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव को लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को लिथगो ने 1940 में लागू किया था, 1940 में लागू किया था, ठीक है। अगला इसी में है अगस्त संकल्प। अगस्त, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों अगस्त है। अगस्त संकल्प किसने लागू किया था? अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने लागू किया था, महात्मा गांधी ने लागू किया था। और कब लागू किया था? 1942 में लागू किया था, क्योंकि इसी संकल्प के तहत भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने शुरुआत की थी? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने शुरुआत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी शुरुआत की थी। और कब शुरुआत की थी? 1946 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है 1947 में भारत के विभाजन का कारण क्या था? मुख्य कारण इसका बताना है। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उसका 2-3 कारण बताना है, ठीक है। भारत विभाजन का कारण बताना है, ठीक है। तो 2-3 कारण में नंबर 1 है, जैसे सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, सांप्रदायिक शक्तियों की विजय हो गई थी, सांप्रदायिक शक्तियों की विजय हो गई थी, इसलिए भारत विभाजन हुआ। कांग्रेस की नीतियाँ विफल हो गई थी, कांग्रेस की नीतियाँ विफल हो गई थी, इसलिए भी माना जाता है भारत विभाजन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई, राज्य करो। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि भारत विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई, ठीक है। अगला प्रश्न है जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, वेद जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, वो कौन सा वेद है? तो उस वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, ठीक है। और इसमें इसके 2 भाग हैं, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। अगला प्रश्न है कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल हैं और उस स्थल से कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई है। जैसे बोला जाए लोथल से महत्वपूर्ण वस्तु क्या प्राप्त हुई है? तो लोथल से सूचना पट्ट प्राप्त हुआ है, लोथल से सूचना पट्ट प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मीताथल से, एक मीताथल स्थल है, मीताथल स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? ऊँट
की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ऊँट की अस्थियां मीता थल स्थल से प्राप्त हुई हैं। धौलावीरा से दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ है। दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। तो एक बार फिर से देखते हैं। लोथल से सूचना पट प्राप्त हुआ, कालीबंगा से तांबे की कुल्हाड़ी, मीता थल से ऊँट की अस्थियां और धौलावीरा से दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसने दिया? ऐसा कौन सा आर्य समाज का कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला? तो वो था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत क्या होता था? इसके अंतर्गत आर्य समाज ने गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में दीक्षित करने का कार्य शुरू किया। ठीक है, जो गैर हिंदू थे उनको हिंदू धर्म में दीक्षित करने का कार्य शुरू किया, और अन्य सभी धर्म अपूर्ण हैं, इसलिए दूसरे धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करना आर्य समाज का कर्तव्य था। ठीक है, गौ रक्षा के कार्यक्रम से भी, जो आर्य समाज ने गौ रक्षा का कार्यक्रम चलाया, उससे भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण कार्य था सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबने अयोध्या आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही? ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जो सबने अयोध्या आंदोलन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा व्यापक भागीदारी किसकी रही? अगर आए, मान लीजिए ऑप्शन आ जाए, किसानों की, महिलाओं की, छात्रों की या उद्योगपतियों की। तो इसका सही उत्तर होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा व्यापक भागीदारी थी महिलाओं की। इसका सही उत्तर है, सबने अयोध्या आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी थी वो महिलाओं की भागीदारी थी, सबसे व्यापक भागीदारी थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? औरंगजेब ने किस गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? तो उस गवर्नर का नाम क्या था? उस गवर्नर का नाम था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड जो गवर्नर था, उसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि 1686 में 2 लुटेरे जहाज़ों ने लाल सागर में अनेक मुगल जहाज़ों को जबरन अधिकार में ले लिया था। इससे सूरत के मुगल सूबेदार ने अंग्रेजों, विशेषकर सूरत के अध्यक्ष और बम्बई के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उग्रता व्यक्त की। इसी कार्रवाई के तदोपरांत जो है औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक। जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है। इसको इकबाल नामा ए जहांगीरी या जहांगीर नामा या मासीर ए जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को विजयनगर साम्राज्य में आंध्र भोज के नाम से किसको जानते थे? आंध्र भोज के नाम से किस राजा को जानते थे? तो उस राजा का नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य में आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था।
ठीक है, या आंध्र भोज या आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज, इन सभी नामों से इनको जाना जाता था। ठीक है, और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे। जो ये राजा थे कृष्णदेव राय, इनके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित है? जैसे बताना है कि कौन सी उपाधि जो थी वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध पराक्रमः, समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। एक है अश्वमेध पराक्रमः, ये भी समुद्रगुप्त की उपाधि है। दूसरा है सर्वराजोच्छोता, ये भी समुद्रगुप्त की उपाधि है। तीसरा एक उपाधि है लक्षवी दौहित्रः, लक्षवी दौहित्रः। तो ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जो कि समुद्रगुप्त की उपाधि हैं, समुद्रगुप्त की उपाधि है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? तो मुगल शासकों के पूर्वजों को मिर्जा के नाम से जाना जाता था। मुगल शासकों के पूर्वजों को मिर्जा के नाम से जाना जाता था। कब? जब भारत में मुगल शासन की स्थापना नहीं हुई थी, तब उसके पूर्व मुगलों के पूर्वजों को मिर्जा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? यानी कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव प्राप्त किया। मतलब 1920 में महात्मा गांधी ने कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनके प्रस्ताव का समर्थन कौन किया था। तो उनके प्रस्ताव का समर्थन किए थे मोतीलाल नेहरू जो थे वो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किए थे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? जो कौटिल्य का इतिहास है, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? तो उसको कहते थे समाहर्ता को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था। किसके अनुसार? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कौन थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो थी वो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, और इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना। यानी कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इस लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य था कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, इस सोसाइटी का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी और कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी।
1665 में हुई थी और शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी, जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था। मराठा प्रशासन में जिसको बोलते हैं अमात्य या इसी को बोलते हैं मजूमदार, इन दोनों का इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो इनका महत्वपूर्ण कार्य था राजस्व से संबंधित कार्य जो था, इनका महत्वपूर्ण कार्य था राजस्व से संबंधित कार्य जो था, से संबंधित जो भी कार्य थे उन कार्यों की निगरानी जो था वो अमात्य या मजूमदार के हाथों में था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सबसे बड़ा स्तूप है अमरावती का स्तूप। कौन है? अमरावती का स्तूप जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, जो सातवाहन काल में निर्मित है। ये अमरावती का स्तूप जो है सातवाहन काल में बनवाया गया, ठीक है। इस स्तूप को महाचैत्य कहा गया, इस स्तूप को महाचैत्य भी कहा गया। और सबसे प्राचीन स्तूप अगर पूछे कि सबसे प्राचीन स्तूप कौन है? सबसे प्राचीन स्तूप कौन है? तो वो है भरहुत तथा प्रिपहवा। भरहुत तथा प्रिपहवा का स्तूप जो है वो सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। ठीक है, और पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन है? सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध स्तूप का नाम है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है वो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। इसे महाचैत्य गिरि कहा जाता है, इसको महाचैत्य गिरि कहा जाता है सांची के स्तूप को। और इसका निर्माण अशोक द्वारा ईंटों में करवाया गया। ठीक है, इसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था, ईंटों से करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में लागू हुई थी। ठीक है, 1858 में और लागू हुई थी। और 1858 में किस वायसराय ने इस घोषणा पत्र को पढ़ा था? तो उस वायसराय का नाम बताना है। तो वो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय था, जिसको भारत का प्रथम वायसराय कहा गया। भारत का प्रथम वायसराय भी है लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय भी है। इसने 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ वाद हैं। ठीक है, कुछ और उनके पुष्टि मार्ग की स्थापना, जैसे बताना यह है कि कुछ वाद हैं उसका प्रतिपादन करता कौन है? जैसे अद्वैतवाद, जैसे पूछा जाए कि अद्वैतवाद के प्रतिपादन वाला अद्वैतवाद हो गया, ये महत्वपूर्ण वाद हैं। जैसे अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत दर्शन, अचिंत्य भेदाभेद दर्शन और पुष्टि मार्ग। अब बताना है कि इसके प्रतिपादक कौन है। जैसे अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। द्वैताद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे निम्बार्क। अचिंत्य भेदाभेद के प्रतिपादक थे चैतन्य महाप्रभु जो थे वो अचिंत्य भेदाभेद के प्रतिपादक थे। इसके अलावा पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था? अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में
ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था। तो उसका कारण क्या था मिलाया गया? तो उसका मेन कारण था कुशासन के आधार पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिला दिया गया था। ठीक है। और इसको मिलाया कब गया था? 1856 में इसको कुशासन के आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? जो अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति थी, सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? तो उसकी नीति का पहला शिकार बना था हैदराबाद बना था। क्या था ये सहायक गठबंधन की नीति? इसको 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इस नीति की शुरुआत की गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि यानी कि इसमें क्या होता था, इसमें अंग्रेज़ों की सेना को किसी शासक की सहायता के लिए रखा जाता था। यानी कि वो शासक जो है अंग्रेजी सेना को अपनी सहायता के लिए रखता था और उस सेना का भरण पोषण सब उस शासक के कोष से ही होता था। अगला प्रश्न है, कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर ना हो। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड बार्लो ने कहा था कि कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी भारतीय रियासत ऐसी ना हो जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर ना हो, ये लॉर्ड बार्लो ने ऐसा कहा था। कब कहा था? 1803 में कहा था। अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और उसकी रचयिता इसमें बताना है, उसकी रचना। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे अष्टांग हृदय, रस रत्नाकर, चरक संहिता, निघंटु। तो इसके रचनाकार कौन है? जैसे अष्टांग हृदय के रचनाकार थे वाघ भट्ट जो थे वो अष्टांग हृदय के रचनाकार थे। रस रत्नाकर के रचनाकार थे नागार्जुन जो थे वो रस रत्नाकर के रचनाकार थे। चरक संहिता के रचनाकार थे चरक जो थे वो चरक संहिता के रचनाकार थे। और निघंटु की रचना की थी धनवंतरी ने निघंटु की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम था ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और वो भी 1873 में की। 1873
1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और ज्योतिबा फुले ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम था गुलामगिरी। ये पुस्तक अक्सर पूछी जाती है। गुलामगिरी एक पुस्तक थी जिसकी रचना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान किसने दिया था? तो उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में वो पढ़ाते थे। और उन्होंने उन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। मतलब इन्हीं के प्रयासों द्वारा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था? किसको लोकहितवादी के नाम से जानते थे? जो कि महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था? तो उनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ समाज हैं, ठीक है, या सभाएं हैं, उसको किसने शुरू किया था इसके बारे में बताना है। जैसे अगर पूछे कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की शुरुआत की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद है खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या चीज़ शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार जिसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, खिदमतगार की शुरुआत की थी। एक प्रकार का आंदोलन था। ठीक है। इसके बाद है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका प्रमुख योगदान है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो उसके बाद है देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण थे। इसमें से कोई एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो किया था एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। और वो भी 1898 में। कब की थी? 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। और यही स्कूल 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यही स्कूल जाके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। यही स्कूल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। यही स्कूल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। और इसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी घोषित किया गया था। ठीक है। इसी विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कम्बुज स्थित अंगकोर वाट का मंदिर जो विष्णु मंदिर है किसने बनवाया था? कंबोडिया में जो अंगकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया में जो ओंकार वाट का मंदिर है, कंबोडिया में ओंकार वाट का विष्णु मंदिर है, उसको किसने बनवाया था? उसको बनवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने बनवाया था?
सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसको बनवाया था, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। और जो सूर्यवर्मा द्वितीय थे वो कौंडिन्य ब्राह्मण वंश के शासक थे। किस वंश के? कौंडिन्य ब्राह्मण वंश के शासक थे। और ये जो विष्णु मंदिर है ओंकार वाट का, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध कब हुआ था और किसने जीता? तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान vs मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन कहाँ की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। कहाँ? मुंबई में की थी। और वो भी कब की थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तकालीन संत जिनका नाम था एकनाथ, किस संप्रदाय से संबंधित थे? संत एकनाथ जो भक्तकालीन संत थे वो धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और जो इस संप्रदाय की स्थापना किसने